हेलो एवरीवन, नमस्कार। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत साइंस की इस एमसीक्यू सीरीज में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि पिछले सेशन में मैं आपको बताया था कि आगामी परीक्षाओं प्रयोगशाला परिचारक, एडीओ, सीजीपीएससी प्री आदि को ध्यान में रखते हुए एकेडमी के द्वारा यूट्यूब पर एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपका रन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम छत्तीसगढ़ विषय का अलग एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, इंडियन जीएस का और प्रयोगशाला परिचारक के लिए विशेष करके साइंस का। तो इसी के अंतर्गत ये सेशन हमारा साइंस को समर्पित है। आज के इस सेशन में मैं आपको साइंस के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है वो आपका कराने वाला हूं। भले ही क्वेश्चन की संख्या 50 है, लेकिन इसमें से हर क्वेश्चन को मैं डील करते हुए चलूंगा। तो मान के चलिए कि कम से कम इस 50 क्वेश्चन में से ही आपके 150 क्वेश्चन जो है वो आपका बनेंगे। सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम अप रखेंगे, क्योंकि रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है। ठीक है, मॉडरेट भी रहेगा, सिंपल भी रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट के क्वेश्चन जो हैं वो आपके हम इसमें करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो छात्र प्रयोगशाला परिचारक की बेहतर तैयारी मुझसे जुड़ करके करना चाहते हैं, उनके लिए एकेडमी के द्वारा जो है आपका क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 990 रुपए में आप प्रयोगशाला परिचारक की संपूर्ण तैयारी मुझसे जुड़कर, हमसे जुड़ करके कर सकते हैं, जिसमें सारी क्लासेस मेरे द्वारा ही ली गई हैं। इसी प्रकार से भृत्य, चौकीदार और स्वीपर का क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है। ये भी मात्र 990 रुपए में अवेलेबल है। ये सारे कोर्सेस आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसे क्लिक करके भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सारे के सारे जो एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं, उन सभी एमसीक्यू सीरीज का निःशुल्क पीडीएफ भी आप हमारे एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट फोल्डर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में और भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, लाइक एडीओ के कोर्स अवेलेबल हैं, एडीओ 3 सब्जेक्ट कोर्स, एडीओ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, सीजीपीएससी प्री और व्यापम के टारगेट कोर्स जो है वो अवेलेबल है। स्पेशल छत्तीसगढ़ का नया बैच चल रहा है, वो आपका अवेलेबल है। सारे एग्जाम के लिए ऑल इन वन कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये सभी कोर्स के बारे में डिटेल जानकारी वगैरह या तो आप स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर मैसेज करके कर सकते हैं, या तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीधे एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पे सारे हमारे एमसीक्यू सीरीज के पीडीएफ भी प्राप्त कीजिए, और चाहे तो जो पेड कोर्सेज है आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है वैज्ञानिक नाम को लेकर के। कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? मतलब कैनिस लूपस इसका वैज्ञानिक नाम है। ए गाय, बी बकरी, सी धूसर भेड़िया मतलब ग्रे वुल्फ, डी मुर्गी। है ना? मैं हर सीरीज में कोशिश करूंगा कि साइंटिफिक नेम के 2-3 क्वेश्चन रखूं, चाहे वो पादपों के हो चाहे जंतुओं के हो, ताकि पूरी विज्ञान की श्रृंखला यूट्यूब में चलने तक आपको बहुत सारे साइंटिफिक नेम जो है मैं आपको याद करा दूं। ठीक है, तो कैनिस लूपस किसका आपका वैज्ञानिक नाम है? चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। कैनिस लूपस वैज्ञानिक नाम है बेटा धूसर भेड़िया का। मतलब ग्रे वुल्फ का साइंटिफिक नेम है कैनिस लूपस। ठीक है, तो बाकी के साइंटिफिक नेम भी आप जान लो कि भाई गाय को क्या कहते हैं, बकरी को क्या कहते हैं, मुर्गी को क्या कहते हैं। तो गाय का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोस्टोरस। गाय को क्या कहते हैं बेटा? बोस्टोरस। बकरी, बकरी को कहते हैं कैप्रा एगरस हिरकस। बकरी को क्या कहा जाता है? कैप्रा एगरस हिरकस। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट भी याद रख लो तब भी चलेगा। गाय का बोस्टोरस, बकरी का कैप्रा एगरस। ठीक है, मुर्गी, मुर्गी को गैलस डोमेस्टिक्स कहा जाता है। मुर्गी को क्या कहा जाता है? गैलस डोमेस्टिक्स। भेड़िया को क्या कहते हैं? कैनिस लूपस। गाय को क्या कहते हैं? बोस्टोरस। बकरी है, इसको क्या कहते हैं? कैप्रा एग्रस। है ना, पूरा नाम तो कैप्रा एग्रस हिरकस होता है। मुर्गी को क्या कहते हैं? गैलस डोमेस्टिक्स कहते हैं। तो 4 साइंटिफिक नेम 4 जंतुओं के, 4 प्रमुख जंतुओं के, तो आप यहीं पे याद कर लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है। कैप्रा एग्रागस हिरकस
सामान्य रूप से खाली स्थान के नाम से जाना जाता है? ए गाय, बी बकरी, सी मुर्गी, डी कुत्ता। गाय तो बोस टोरस होता है ना। सी जो मुर्गी होती है वो तो आपका गैलस डोमेस्टिक्स होती है। तो कैपरा एगरस किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरा का आंसर जाएगा बेटा बी। ठीक है, कमेंट करते हुए आप चलिएगा, है ना। कमेंट पढ़ने में समय बहुत जाया होता है तो मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप अपना आंसर जरूर देते हुए चलना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? ए सेब में, बी सोयाबीन में, सी गेहूं में, डी मूंगफली में। है ना, प्रति ग्राम प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है ना। सेब, सोयाबीन, गेहूं या फिर आपका मूंगफली। तो इसका राइट आंसर है प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन में। आंसर आ जाएगा आपका बी। कितना होता है सोयाबीन में आप वो भी देख लो, है ना। सोयाबीन में यदि आप देखोगे तो प्रति 100 ग्राम में 36 ग्राम जो है वो आपका प्रोटीन होता है। प्रति 100 ग्राम सोयाबीन में 36 ग्राम क्या होता है? प्रोटीन होता है। बाकी जो ऑप्शन थे सेब, गेहूं, मूंगफली, उनमें क्या होता है? सेब में महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। गेहूं जो है वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। मूंगफली में तो बहुत सारी चीजें होती है। मूंगफली में विटामिन, नियासिन, फोलेट, पेंटोथेनिक एसिड, राइबोफ्लोविन, आपका कोलिन, इसके अलावा विटामिन B6 और विटामिन ई भी जो है वो आपका पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किसमें मिलता है? तो आपका सोयाबीन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अस्थि सुशिरता अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ए हड्डियां, बी फेफड़े, सी मस्तिष्क, डी गुर्दे। चलिए इसका आंसर बताइएगा, है ना। मुझे थोड़ी सी खांसी है, सर्दी खांसी, माफ कीजिएगा। ठीक, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो डिसीज है ना, वो हड्डियों से जुड़ा होता है। नाम हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हड्डियां। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। खास करके जो कूल्हे और रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी और जो कूल्हे की हड्डी होती है वो कमजोर हो जाती है। शरीर इस तरीके से बैंड हो जाता है। जो कलाई की हड्डियां होती हैं उनमें फ्रैक्चर का खतरा जो है वो आपका बढ़ जाता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस डिसीज याद रखना, इसको अस्थि भंगुरता भी कहा जाता है। ये हड्डियों से संबंधित क्या है? आपका रोग है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खाली स्थान को संश्लेषित करने के लिए करते हैं? ए सुक्रोज, बी ग्लूकोज, सी गैलेक्टोज, डी फ्रक्टोज। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें पौधे क्या संश्लेषित करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस में जो आपके पौधे होते हैं वो ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया होती है बेटा जिसमें जो हरे पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, साथ ही साथ पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इससे जो है आपका ये ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का अर्थ क्या होता है कि प्रकाश से कोई चीजें संश्लेषित करना, प्रकाश के माध्यम से कोई चीजें जो है वो आपका बनाना। और ये प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है ये पत्तियों के भीतर क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, ये छात्रावास शिक्षक में क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रारंभिक क्रिया कहाँ होती है? कई लोग बोल रहे हैं पत्ती, कई लोग बोल रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका ज्यादा सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, उस ऊतक का नाम बताएं जो एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है? ए पेरेनकाइमा, बी जाइलम, सी फ्लोयम, डी स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, इसमें से कौन वो ऊतक है जो एक पौधे के विभिन्न भागों तक भोजन या भोज्य पदार्थ पहुंचाने का काम करता है? ठीक, तो इसका देखिए बेटा राइट आंसर हो जाएगा सी फ्लोयम। ठीक है, ये दो चीजों को जरूर आप याद रखो, एक तो फ्लोयम को याद रखो,
और एक आपका जाइलम को याद रखो। यहाँ से प्रश्न बनता ही है बॉटनी वाले सेक्शन से। ठीक है, इन दोनों के बेसिक कार्य क्या होते हैं? जाइलम क्या करता है, ये जड़ से जितने भी आपके खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, और जो पानी वगैरह होता है, इसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, ठीक है। जबकि जो फ्लोयम होता है, फ्लोयम क्या करता है, पौधों के पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ बनता है, भाई पत्तियों में ही तो भोज्य पदार्थ बनता है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्या होती है, क्रिया होती है। तो ये पत्तियों से भोज्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि जाइलम का काम होता है जड़ से पानी, खनिज, लवण आदि को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना, जबकि फ्लोएम का काम होता है पत्ती में बने भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना। अब इसको याद करने का एक तरीका है, ज से जाइलम, ज से जड़ याद रख देना। जाइलम जो है वो जड़ से पहुंचाएगा, और फ्लोएम, फ्लोएम पत्ती, पत्ती को लीफ वर्ड से याद रखो, लीफ, फ वर्ड से फ्लोएम याद रख लो। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें कहीं पे लिखा नहीं है पत्ती या जड़, केवल ये बोल दिया है कि भोजन को विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो भोजन तो पत्ती में बनेगा ना, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका फ्लोएम। ठीक है, यहाँ पे मैंने पीडीएफ में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप हमारे एप्लीकेशन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जाइलम का काम, फ्लोएम का काम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम पानी और खनिज लवणों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। मैंने यहाँ पे डायग्राम भी इंसर्ट किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है? ए खसरा, बी स्कर्वी, सी दमा, डी मधुमेह। है ना, कौन से ट्रांसमिटेड डिसीज में आते हैं संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, ये डिसीज वाले चैप्टर में मैं पढ़ाता हूँ। जैसे संक्रामक रोग में बहुत सारे रोग आते हैं, बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, प्रोटोजोवल डिसीज है, फंगल डिसीज है, हेलमिंथिस डिसीज है ना, ये सभी जो है वो आपके फैलते हैं। अब अगर हम इलिमिनेट करते हुए चलें तो देखो, मधुमेह मतलब क्या होता है, डायबिटीज डिसीज होता है, डायबिटीज रोग होता है। डायबिटीज रोग तो जो है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, वो तो फैलता है नहीं। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है ना, विटामिन डिफिशियंसी से होने वाला रोग है, ये भी जो है वो आपका नहीं फैलता। दमा अस्थमा भी नहीं फैलता। तो फैलने वाला डिसीज कौन सा हो गया? फैलने वाला डिसीज है आपका खसरा। ठीक है, खसरा जो है वो आपका फैलता है। इनको थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया है, वो चाहे तो आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि स्कर्वी जो है वो विटामिन सी अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला रोग होता है, जो दांतों में होता है। अस्थमा, अस्थमा देखो एक लाइलाज बीमारी होती है ना, उसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, उसको बस हम रेगुलेट कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है मरीज को। डायबिटीज या मधुमेह क्या होता है, जब ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, या हमारा जो पेनक्रियाज अग्नाशय है वो इंसुलिन का प्रॉपर सेक्रेशन नहीं करता है, तब के कंडीशन में ये डिसीज जो है वो आपका होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विल्सन रोग का एक लक्षण नहीं है ना? ए बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी, बी मांसपेशियों की अकड़ या अनियंत्रित गति, सी पैरों अथवा पेट में निर्मित तरल, डी रतौंधी। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि विल्सन रोग होता क्या है। ठीक है, विल्सन रोग क्या होता है मैं आपको बता दूं। विल्सन रोग, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा, है ना। शरीर में क्या होता है कि जो हमारा लीवर है, हमारा जो आपका यकृत होता है, ये क्या करता है कि शरीर में तांबे की या कॉपर की अतिरिक्त मात्रा को फिल्टर करके पेशाब के जरिए उसको बाहर निकालता है। जब ये ढंग से काम नहीं करता है लीवर, तो शरीर में जो है आपका तांबे की मात्रा बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि सूजन होता है, थकान होता है, पेट में दर्द होता है, बोलने में समस्या होती है, निगलने में समस्या होती है, शारीरिक जो आपका समन्वय करने में समस्या होती है। इसी को विल्सन रोग कहा जाता है। ठीक है, जबकि ऑप्शन में एक रतौंधी दिया हुआ है। रतौंधी क्या है? रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होने वाला एक प्रकार का आंखों का रोग है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, है ना।
एक प्रकार का रात्रि अंधापन है, तो वो इसके लक्षणों में जो है वो आपका नहीं आएगा, है ना। ए सही है, बी भी सही है, सी भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा इसमें गलत। रतौंधी अलग ही बीमारी है भाई, वो विल्सन बीमारी कोई लक्षण नहीं है, ठीक है। तो विल्सन रोग क्या हो गया, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थान की कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। ये बहुत इजी है ना। इसको सभी लोग सही उत्तर देंगे कि जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। अब ये रिकेट्स डिसीज एक्चुअल में होता क्या है भाई। रिकेट्स एक प्रकार का अस्थि विकार है, कंकाल विकार है बोल सकते हो, जो विटामिन डी की कमी से या फिर कैल्शियम या फास्फेट की कमी से होता है। इसमें क्या होती है कि जो खास करके बच्चे होते हैं वो इससे पीड़ित होते हैं। उनमें उनकी अस्थियां जो है वो आपका इस प्रकार से कोमल और मुलायम हो जाती हैं और आपका मुड़ जाती हैं। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। कौन से पोषक तत्व की कमी रतौंधी का कारण बनती है। अभी अभी मैंने कुछ देर पहले समझाते हुए बताया था। विटामिन के, विटामिन सी, प्रोटीन, विटामिन ए, है ना। किस पोषक तत्व की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कई लोग क्या है ना, रतौंधी और स्कर्वी में कंफ्यूज जाते हैं। इवन मैं जब अध्ययन करता था तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता था, पता नहीं आपको होता है कि नहीं। विटामिन विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, है ना। और विटामिन सी, सी की कमी से होता है आपका स्कर्वी, है ना। रतौंधी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि रतौंधी एक्चुअल में है क्या। रतौंधी जो है रात्रि अंधापन है, नाइट ब्लाइंडनेस है। एक चीज और याद रखना, रतौंधी को जो है आपका निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस नाम से पूछे तो आप कंफ्यूज मत होना, एक प्रकार का वीएडी डिसीज है, मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी से होने वाला डिसीज है निक्टोलोपिया या रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन। मनुष्यों में निषेचन आम तौर पर खाली स्थान में होता है। मनुष्यों में निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। ए अंडाशय, बी योनि, सी डिंबवाही नलिका, डी गर्भाशय। अंडाशय को बोलते हैं ओवरी, योनि को बोलते हैं वजाइना, डिंबवाही नलिका को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय को बोलते हैं यूट्रस। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया। बताइए मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है, ठीक है। अगर अगर आप ये सोच रहे होंगे वजाइना या योनि, तो वो केवल जो है एक माध्यम है। एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है किसमें, डिंबवाही नलिका में, फेलोपियन ट्यूब में। मनुष्यों में निषेचन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, उसी को कहते हैं डिंबवाही नलिका, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है कि मेल का पीनस जो होता है वो फीमेल के विजाइना में एंटर करता है, संसर्ग होता है, उसके बाद जो स्पर्म निकलता है वो स्पर्म जो है आपका आगे बढ़ता है, और वो स्पर्म आगे चल करके फेलोपियन ट्यूब में, ये देखो ये फेलोपियन ट्यूब होता है ये वाला हिस्सा, इस फेलोपियन ट्यूब में आपका जो अंडाणु होता है उससे शुक्राणु जाकर के मिलता है, उसको निषेचित करता है। और यदि सफलतापूर्वक वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, निषेचित हो जाता है, तो वो फेलोपियन ट्यूब से थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है और चला जाता है बेटा यूट्रस में, गर्भाशय में। और गर्भाशय में जाकर के फिर वहां पे एम्ब्रायो, भ्रूण का निर्माण होता है बच्चे का। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आपका विकास होता है, ठीक है। तो याद रखना मनुष्यों में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। पहले तो मैंने ह्यूमंस के बारे में बता दिया, अब अगला क्वेश्चन है प्लांट्स के बारे में कि भाई मादा पुष्प के किस भाग में फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है। ए अंडाशय में, बी योनि छत्र में, सी तंतु में, डी आपका वर्तिका में, है ना, ओवरी में, स्टिग्मा में, फिलामेंट में, किसमें होता है, ठीक है। तो जो पुष्प होता है, पुष्प की संरचना में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। पहले मैं आंसर दे दूं कि जो पुष्पों में निषेचन होता है वो होता है अंडाशय में, ठीक है। अब मैं आपको इमेज के माध्यम से थोड़ा सा इसको समझाता हूँ, ठीक है।
ये देखो पुष्प में क्या होता है, ये पुष्प में सबसे पहले ये मादा फूल है एक्चुअल में। तो जब पुरुष फूल जो रहता है, पुरुष फूल के जब पराग कण उड़ करके चाहे चिड़ियों के माध्यम से, चाहे कीटों के माध्यम से, भौरों के माध्यम से, जब इस पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इस पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पे चिपक जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक नलिका बनती है ना। पराग कणों को नीचे लाने के लिए जो नलिका बनती है उसको पराग नलिका कहते हैं, है ना। पोलन ट्यूब भी जो है इसको कहा जाता है। इसमें जो आपके पराग कण है वो नीचे आते हैं, और नीचे जो होता है यहाँ पे होता है ओवरी या अंडाशय, ठीक है। अंडाशय के भीतर ओव्यूल रहता है, अर्थात बीजांड रहता है। फिर उसको जाकर के ये परागकण या फिर जो मेल स्पर्म सेल रहता है फ्लावर का, वो उसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, निषेचित करता है, और यहाँ पे इनके एम्ब्रायो का क्या होता है, आपका निर्माण होता है। तो अगर पुष्पों में पूछा जाए कि निषेचन कहाँ होता है, तब आप उत्तर अंडाशय लेना। यदि ह्यूमंस में पूछा जाए तब आप उत्तर डिंबवाही नलिका या फेलोपियन ट्यूब लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के खाली स्थान में संग्रहित होता है। पूछ रहा है कि डीएनए कोशिका में कहाँ पाया जाता है। ए गोल्जी काय, बी कोशिका द्रव्य, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी केंद्रक, है ना। डीएनए, डीएनए कहाँ पाया जाता है भाई। तो डीएनए जो होता है वो मैंने या शायद यूट्यूब में भी पढ़ाया हुआ है, पेड कोर्स में तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है कि इस प्रकार से जो जंतु कोशिका होती है, फिर जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के भीतर केंद्रिका होती है, यहाँ पे क्रोमोसोम होते हैं, इन क्रोमोसोम में डीएनए पाया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है, तो केंद्रक जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो वो केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसीलिए जो आपका डीएनए होता है उसको नाभिकीय डीएनए कहा जाता है, क्योंकि वो नाभिक में पाया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और क्वेश्चन पूछता भी है कि नाभिक या न्यूक्लियस के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, और उस डीएनए को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियस डीएनए तो होता ही है कुछ मात्रा में, मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का पावर हाउस, जिसको ऊर्जा गृह श्वसन स्थल कहा जाता है, उसमें भी डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। रोडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित, है ना, जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है। ए बाल में, बी हाथ में, सी नाखून में, डी आंख में। रोडोस्पिन एक प्रकार का पिगमेंट है भाई, कहाँ पाया जाता है ना। तो ये जो आपका रोडोप्सिन होता है ये पाया जाता है आंख में, आई में। चलिए थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअल में जो रोडोप्सिन है, जिसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं, इसको इस नाम से भी पूछ देगा बेटा, विजुअल पर्पल कहते हैं, शुद्ध हिंदी में दृष्टि नील लोहित, इंग्लिश में विजुअल पर्पल, है ना, एक प्रकार का पिगमेंट है, रोडोप्सिन इसको कहा जाता है। ये आंखों के रेटिना में पाया जाता है ना। रेटिना जहाँ पे इमेज बनता है, उस आंखों के रेटिना में पाया जाता है, और ये प्रकाश के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, और कम रोशनी में यह देखने को सक्षम बनाता है। हम जो कम रोशनी में देख पाते हैं, अब एकदम धूप अंधेरे में तो नहीं देख पाते, लेकिन कम रोशनी में भी हम जो देख पाते हैं उसको संभव यही रोडोप्सिन बनाता है, जो रेटिना में पाया जाता है। क्लियर, इसको विजुअल पर्पल भी कहा जाता है रोडोप्सिन को। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग में, मतलब बोलचाल की भाषा में, मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है। ए स्नोफिल्स, बी श्वेत सफेद रक्त कोशिकाएं, सी लाल रक्त कोशिकाएं, डी बेसोफिल्स। बताइए। देखो क्या है कि मानव शरीर के सैनिक के रूप में जाना जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स, अर्थात किसको, सफेद रक्त कोशिकाओं को। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। एक्चुअल में स्नोफिल्स भी व्हाइट ब्लड सेल का ही एक प्रकार है।
बेसोफिल्स भी व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कणिकाओं का ही एक प्रकार है। बिल्कुल अलग जो है इसमें वो लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन इस प्रकार का दिया होगा तो उसमें व्हाइट ब्लड सेल को ही आपको प्रेफरेंस लेना है, वही मेन सैनिक है। जबकि मतलब जो क्या करते हैं, बाहरी जो आक्रमण होता है, रोगाणु वगैरह होते हैं, कुछ भी बाहरी अटैक होता है, उनसे जो है लड़ करके हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जबकि जो रेड ब्लड सेल होते हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण रेड बोन मैरो लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन अवधि होता है 120 दिन होता है। इस लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो है वो किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन से। Hb प्लस O2 मिलकर के HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये रक्त में मिल करके हमारे शरीर के सभी ऊतकों कोशिकाओं तक पहुंचता है। मतलब मेन काम आरबीसी का ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 है, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? ए जिगर, जिगर मतलब यकृत होता है, लीवर। बी गुर्दा, गुर्दा मतलब किडनी, वृक्क। सी फेफड़ा, है ना, फेफड़ा मतलब लंग्स। डी अग्नाशय, अग्नाशय किसको कहते हैं? पेनक्रियास, है ना। लीवर, किडनी, लंग्स, पेनक्रियास। तो मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? है ना। तो मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन? गुर्दा, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, किडनी के नाम से जानते हैं, वृक्क भी कहा जाता है। मनुष्य में एक जोड़ी मतलब दो की संख्या में क्या पाए जाते हैं? किडनी पाया जाता है, वृक्क पाया जाता है। ये किडनी जो है, पहले एक्चुअल में क्या होता है कि मानव शरीर में जो आपके नाइट्रोजन अपशिष्ट बनते हैं, है ना, अमोनिया के रूप में, वो मानव शरीर के लिए बेटा काफी घातक होते हैं। उसको कम हानिकारक रूप में बदल देता है यूरिया के रूप में कौन? आपका लीवर या यकृत। तो यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। अब ये यूरिया हमारे ब्लड में मिल जाता है, हमारे ब्लड से उस यूरिया को छानने का काम करता है ये आपका वृक्क या किडनी। ये यूरिया को छानता है ब्लड से और उसमें पानी मिलाता है और यूरिन बनाता है और मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो मेन नाइट्रोजन अपशिष्ट इनडायरेक्ट रूप से यूरिया ही है, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? तो किडनी करता है। अगर पूछेगा यूरिया फॉर्मेशन कौन करता है, इस चीज को समझना आप। ठीक है, अगर आपको यूरिया के बारे में क्वेश्चन पूछा, अगर पूछा यूरिया फॉर्मेशन कौन करता है, यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, तब आंसर आएगा बेटा लीवर यकृत। और यूरिया को फिल्टर करके शरीर से बाहर कौन निकालता है, तब बेटा आंसर लेना है आपको किडनी या वृक्क। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ए अग्नाशय, बी पीयूषिका, पीयूषिका मतलब पीयूष ग्रंथि, इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पीयूष ग्रंथि, है ना। अग्नाशय मतलब क्या होता है? पेनक्रियाज होता है। पीनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, इसमें से वो कौन सी ग्रंथि है जो बाकी ग्रंथियों के कार्य को रेगुलेट करती है, नियंत्रण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि बाकी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। क्लियर? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछता है, इजी भी है। ठीक है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, ये मस्तिष्क में स्थित होता है। इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये अधिकांश बाकी जो हार्मोन होते हैं उनकी गतिविधियों को रेगुलेट या नियंत्रित करती है। बाकी जो ग्लैंड है उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं। अग्नाशय ऑप्शन में था, अग्नाशय क्या काम करता है? अग्नाशय या पेनक्रियाज ये पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। ये भी पाचक एंजाइम हार्मोन स्रावित करता है जो खाद्य पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। पीनियल ग्रंथि क्या होता है? पीनियल ग्रंथि ये भी मस्तिष्क में एक मटर के आकार की ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन को रेगुलेट या नियंत्रित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि क्या होती है? एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जो वृक्क होते हैं, ठीक है, ये दो वृक्क हैं मान लीजिए, इन वृक्कों के ऊपर में टोपी नुमा संरचना होती है, ये होती है एड्रिनल ग्रंथि।
इस एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। और भी हार्मोन है, प्रमुख है इससे सेक्रेट होने वाला हार्मोन क्या कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन, जिसको बोलना चाहिए इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। हम अत्यधिक जब डर जाते हैं, क्रोधित होते हैं, हमको अचानक से इंस्टेंट एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो हमारे शरीर में एड्रीनेलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, जो कि निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। मानव श्वसन तंत्र का कौन सा हिस्सा गैसों का आदान प्रदान करता है? ए श्वसनी, बी श्वास नली, सी श्वसन नलिका, डी कुपिका। बड़ा शुद्ध हिंदी है, ठीक है। कुपिका को इंग्लिश में एल्वियोलाई कहा जाता है ना। इसको एल्वी, अरे लिखा जा, एल्वियोलाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुपिका। तो मानव श्वसन तंत्र में मेन जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान, मतलब ऑक्सीजन को अवशोषित करना और कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को बाहर निकालना, ये काम करते हैं एल्वियोलाई या फिर आपका कुपिका। देख लो थोड़ा सा, ठीक है। तो मानव शरीर में जो लंग्स होता है, फेफड़े होते हैं बेटा, वहाँ पे छोटे छोटे कुपिकाएं जो है पाई जाती हैं, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। ये एल्वियोलाई क्या कहते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं, उस सांस में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, अदर गैसेस भी होती है। उसमें से ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करता है। और हमारे ऊतकों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, जो ब्लड के माध्यम से फेफड़े पर पहुंच रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। ये काम कौन करता है? तो ये काम करता है एल्वियोलाई, है ना। और इसी एल्वियोलाई को शुद्ध हिंदी में क्या कहा जाता है? कूपिका कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कूप के समान, छोटे छोटे गड्ढों के समान, कुओं के समान संरचना होती है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक, अब शुद्ध हिंदी को छोड़ो, एक वयस्क मनुष्य में कितने केनाइन दांत होते हैं? है ना, कितने केनाइन दांत होते हैं? 8, 4, 3, 2, है ना। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे मैं दांतों को पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ, ठीक है। हम पढ़ते हैं टीथ फार्मूला, दंत सूत्र, ठीक है। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं। एक वयस्क मनुष्य में केनाइन की जो संख्या होती है बेटा, वो होती है 4। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप देख लो कि मनुष्य में दांतों के कितने प्रकार होते हैं। तो मनुष्य में दांत बेटा 4 प्रकार के होते हैं। मैं प्रकार की बात कर रहा हूँ, संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ। मनुष्य में दांत कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य में होता है आई फॉर इंसाइजर, सी फॉर केनाइन, पी फॉर प्रीमोलर और एम फॉर होता है मोलर, ठीक है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो दंत सूत्र जब भी निकालते हैं, टीथ फॉर्मूला जब भी निकालते हैं, तो एक जबड़े के आधे हिस्से का ही टीथ फॉर्मूला निकलता है। ये देखो, ये मान लो ऊपर का जबड़ा है और ये मान लो नीचे का जबड़ा है, ठीक है। तो एक जबड़े को पकड़ो, हम लोगों ने मान लो नीचे का जबड़ा पकड़ा, उसको 2 भागों में बांट दो। ये शुरू के 2 दांत, ये वाले, ये है इंसाइजर। इनकी संख्या कितनी है? 1 और 2, 2 है, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ा सा ऐसा नुकीला रहता है ना सबके में, अब एकदम कुत्तों के जैसा नुकीला तो नहीं रहेगा, थोड़ा नुकीला रहता है, उसकी संख्या देखना 1 होती है, ड्रैकुला वाला दांत, ठीक है। वो कहलाता है केनाइन, इसकी संख्या होती है 2। फिर उसके बाद दाढ़ा चालू हो जाता है, पहले थोड़ा छोटा दाढ़ा, फिर बड़ा दाढ़ा। तो जो छोटा दाढ़ा होता है उनकी संख्या होती है ऐसा 1 और 2। इसको प्री मोलर कहा जाता है, इनकी संख्या है 2। और जो बड़े दाढ़े होते हैं उनकी संख्या होती है 3, 1, 2 और 3। इसको मोलर कहा जाता है, इनकी संख्या हो जाती है 3। तो एक जबड़े का आधा हिस्सा है ना, इसमें आप जोड़ोगे 2 और 1, 3, 2, 5, 3, 8, वैसा 8 इधर जाएगा, 8 और 8 16, सेम 16 इधर जाएगा, 16 और 16 32। तो मनुष्य में दांतों की कुल संख्या होती है 32। लेकिन जो आईसीपीएम बराबर हम बोलते हैं 2123, 21-23, ये टीथ फॉर्मूला होता है एडल्ट में, बच्चों में तो अलग होता है, ठीक है। वो केवल एक जबड़े के आधे हिस्से के लिए होता है ना। 2 इंसाइजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 आपका मोलर। तो केनाइन की संख्या जबड़े के एक हिस्से में, आधे हिस्से में 1 होता है। 1 केनाइन इधर,
1 के 9 इधर 2, है ना। उसी प्रकार से 2 ऊपर, 2 और 2 4, इसीलिए मैंने आंसर लिया, या सही आंसर होगा क्या, 4। के 9 की संख्या कितनी होगी, 4। उसी प्रकार से मान लो आपको पूछ देता कि इंसाइजर की संख्या कितनी होती, तो इंसाइजर की संख्या कितनी होगी निकाल लो। 2 इधर, ये 2, 1 और 2, फिर 1 और 2, 2 और 2 4, और ऊपर में 4, 4 4 8, इंसाइजर की संख्या हो जाएगी कितनी, 8। अगर मान लो प्री मोलर का पूछता तो इधर 2 4, ऊपर 4 8। मोलर का अगर पूछता तो इधर 3 6, और ऊपर 6 12, मोलर हो जाते हैं 12। ऐसे आप टीथ फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो, दांतों की संख्या निकाल सकते हो वयस्क मनुष्य में। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। खांसी थोड़ा ज्यादा ही हो गया है। 20वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार तथा एक गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, अर्थात मानसिक कार्यों में लगातार क्षय जिसका परिणाम स्मृति लोप और असमंजस के रूप में होता है, क्या कहा जाता है। सिजोफ्रेनिया, अल्जाइमर रोग, स्मृति लोप, या डी है आपका आघात। ठीक है, तो जहां पे आपका स्मृति क्षीणता, असमंजस, पागलपन का जो आपका लक्षण दिखाई देता है, वो बीमारी को कहते हैं बेटा अल्जाइमर रोग। थोड़ा सा अल्जाइमर रोग के बारे में आप जान लीजिए कि अल्जाइमर रोग में क्या होता है, मस्तिष्क में कोशिकाओं का कनेक्शन थोड़ा सा हिल जाता है, खराब हो जाता है, कोशिकाएं खुद ब खुद मरने लगती हैं, अंतिम में स्मृति और महत्वपूर्ण जो मानसिक कार्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, भ्रम की स्थिति, पागलपन की स्थिति जो है वो आपका पैदा होती है। वो डिसीज क्या है आपका, अल्जाइमर डिसीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन है, ए फीमर, बी इनकस, सी मैलियस, डी स्टेपीज, है ना। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है फीमर की हड्डी, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। ठीक है, जबकि स्टेपीज ये कान में पाया जाता है ना, और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, क्या, स्टेपीज। लेकिन बड़ी हड्डी क्या है आपका, फीमर, जांग में पाया जाने वाला हड्डी। थोड़ा सा डिटेल में इसको मैं आपको बता देता हूँ। मानव शरीर में सबसे मजबूत, सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी, ये कूल्हे से लेकर के घुटने तक, ये है आपका फीमर बोन, है ना, जो एक पैर में एक होता है ना, तो दो पैर में दो टो होता है। और जो स्टेपीज होता है, स्टेपीज बेटा ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। देखो ये कितनी छोटी होती है, ये वो एक उंगली में रखा हुआ है बेटा, ऐसा जो उंगली होता है ना उसमें रखा हुआ है, इतनी छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, है ना। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है स्टेपीज, और सबसे बड़ी हड्डी है फीमर बोन जो जांग में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, अमीबा का संबंध निम्न में से किस समूह में से है, ए मोनेरा, बी कवक, सी प्रोटिस्टा, डी एनिमेलिया, है ना। अलग अलग जो फाइलम होते हैं, आपका जगत होते हैं, है ना, उसमें से अमीबा किस में आता है। ठीक है, तो अमीबा याद रखना बेटा एक प्रकार का प्रोटिस्टा है, एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि अमीबा जो है वो प्रोटिस्टा नामक जगत से संबंधित है, एक कोशिकीय जीव होता है, और मुख्य रूप से जल निकायों के तल पर या जहाँ पे वनस्पतियां सड़ते रहती हैं गीले जगहों में ये पाई जाती हैं, और बहुत सारा डिसीज भी कॉज करती हैं अमीबा के अलग अलग जो आपके प्रजाति होते हैं वो। ठीक है, तो एक प्रोटोजोआ है अमीबा, है ना, और ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्टोपस खाली स्थान समुदाय का एक उदाहरण है, ए एकाइनोडर्मेटा, बी हेमिकॉर्डेटा, सी आर्थ्रोपोडा, डी मोलस्का। ठीक है, मैंने आपको 11 प्रकार के फाइलम पढ़ाए हैं, 11 प्रकार के संघ पढ़ाए हैं, है ना। उसमें से एक संघ होता है बेटा मोलस्क, ये सभी संघ है ना। मोलस्का संघ है जिसमें ऑक्टोपस आता है, मोलस्का वो संघ है जिसमें सीपी भी आता है, ऑक्टोपस भी आता है। ठीक है, तो ऑक्टोपस किस संघ का आपका जीव है, तो याद रखना मोलस्का है ना।
ये देखिए ऑक्टोपस, सीपी, घोंघे, ये सभी जो है आपका मोलस्कन जीव है। ठीक है। स्क्विड, समुद्री जीव होता है स्क्विड, वो भी आता है किसमें, मोलस्का संघ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए कौन सा सहजीवी जीवाणु जिम्मेदार है? ए राइजोबियम, बी स्यूडोमोनास, सी लैक्टोबैसिलस, डी एजोटोबैक्टर। आपने सुना होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव किसको कहते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव होते हैं कौन, आपके राइजोबियम, मुख्य रूप से जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल मतलब जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं, मटर कुल के जो पौधे होते हैं, उनमें ये राइजोबियम जीवाणु जो है वो आपके पाए जाते हैं। और प्रकृति का जो आपका नाइट्रोजन है उसको ये आपका स्थिरीकृत करने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो राइजोबियम याद रखना, लेग्यूमिनेसी कुल के जड़ों के पौधों में जो है पाया जाता है। फलीदार पौधे बोलते हैं जिनकी जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन बच्चे को दूध पिलाने के दौरान स्तन से दूध निकलने की वजह बनता है? मतलब किस हार्मोन के सेक्रेशन से मादा में या माताओं में स्तन से दूध निकलता है? ठीक है। आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए एस्ट्रोजन, बी ऑक्सीटोसिन, सी है आपका प्रोटेसिन। ये प्रोटेसिन नहीं है बेटा, ये प्रोलैक्टिन है, गलत छपा है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन। और डी है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। तो यही सही आंसर है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, ये दुग्ध निष्कासन के लिए जो है आपका उत्तरदायी होता है। महिलाओं में हालांकि ऑक्सीटोसिन भी स्रावित होता है ना, महिलाओं के ही हार्मोन है ये। बट प्रोलैक्टिन बेसिकली जो है वो दुग्ध निर्माण के लिए क्या होता है, आपका उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन देख लो। 1906 में किस व्यक्ति को उसके न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ए पियरी क्यूरी, बी सेंटियागो रेमन वाई कैजल, है ना, लंबा नाम है, सेंटियागो रेमन वाई कैजल, सी हेनरी मोसले, डी लुई अल्वारेज। तो 1906 में न्यूरॉन सिद्धांत के लिए किसको नोबेल मिला था? तो ये मिला था इसी लंबे नाम वाले वैज्ञानिक को, सेंटियागो रेमन वाई कैजल। ठीक है। इन्होंने न्यूरॉन सिद्धांत दिया था कि न्यूरॉन किस प्रकार से व्यक्तिगत कोशिकाओं से, मतलब बहुत सारे सतत व्यक्तिगत कोशिकाओं से बना रहता है, जो एक नेटवर्क के रूप में जो है आपका शरीर में फैले रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान एक वैज्ञानिक विषय है जिसका संबंध सजीव एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग, बीजाणुओं तथा कुछ निश्चित सूक्ष्मजीव प्लवक जीवों के अध्ययन से है। आपके ऑप्शन है ए पैलियोबॉटनी, बी एथनोबॉटनी, सी डेंड्रोलॉजी, डी पेलिनोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, है ना, इसको आप अच्छे से समझना। ये पूछ रहा है कि भाई पादप विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें जीवित पौधों का और जीवाश्म जो मर चुके हैं उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है पेलिनोलॉजी, है ना। पेलिनोलॉजी में आपका जीवित और जीवाश्म मतलब जो फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं उन दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर बाकी क्या है वो भी देख लो। ठीक है। पहले तो मैं आपको पेलिनोलॉजी के बारे में बताया कि इसमें जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग, बीजाणुओं और अन्य सूक्ष्म प्लवक जीवों का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबॉटनी क्या है? पेलियोबॉटनी जीवाश्म पौधों का अध्ययन, है ना। एथनोबॉटनी क्या है? एथनोबॉटनी पौधों और उनके चिकित्सा, धार्मिक और अन्य उपयोगों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक अध्ययन। डेंड्रोलॉजी क्या है? पेड़ों का अध्ययन। चार चीजें हैं यहाँ पे। पहला पेलिनोलॉजी, जीवित पौधे और जीवाश्म पौधे दोनों का अध्ययन। दूसरा पेलियोबॉटनी, जीवाश्म पौधों का अध्ययन। तीसरा एथनोबॉटनी, पौधों के चिकित्सा, धार्मिक आदि गुणों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, पेड़ों का अध्ययन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्बल कैंसर क्या है, किसको कहते हैं मार्बल कैंसर? संगमरमर खदानों के कारण पशुओं में होने वाला रोग है। संगमरमर खदानों के कारण मृदा को होने वाला क्षय है। खदानों में कार्य करने के कारण मनुष्यों को होने वाला कैंसर है। अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षय है ना। तो मार्बल कैंसर समझ के आप ये मत समझ लेना कि मार्बल से कुछ कैंसर होता होगा। एक्चुअल में मार्बल को जो क्षय होता है, संगमरमर को जो क्षय होता है, किसके चलते क्षय होता है? अम्ल वर्षा के चलते संगमरमर को जो नुकसान होता है, उसको जो क्षरण होता है, उसी को क्या कहते हैं आपका मार्बल कैंसर। ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा, सपोज ताजमहल है, किससे बना हुआ है? आपका संगमरमर से बना हुआ है। तो जब अम्ल वर्षा होती है, अत्यधिक प्रदूषण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर आपका जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, इसकी वर्षा के चलते उस संगमरमर को क्या पड़ता है? नुकसान पहुंचता है, उसका क्षरण होने लगता है, उसी को मार्बल कैंसर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया जाता है या जा सकता है? आंखों में जो हमारी प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है, उसको रेगुलेट कौन करता है? आइरिस करता है, कार्निया करता है, पुतली करता है या फिर रेटिना करता है? तो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है पुतली। कई लोग आइरिस लगाते हैं, इसको आइरिस गलत है। आइरिस पुतली के व्यास को छोटा बड़ा करता है। आइरिस पुतली को रेगुलेट करता है। आइरिस डायरेक्ट प्रकाश की मात्रा को रेगुलेट नहीं करेगा। प्रकाश की मात्रा कितना एंटर करेगी, उसको पुतली रेगुलेट करेगा। पुतली को रेगुलेट करेगा, मतलब प्रकाश की मात्रा कितना एंटर करेगी, वो पुतली रेगुलेट करेगा। और पुतली को कौन रेगुलेट करेगा? आइरिस की पुतली का व्यास छोटा रहे या बड़ा रहे। ठीक है। कार्निया और रेटिना का काम क्या होता है? कार्निया के चलते ही हमारे आंखों में प्रकाश एंटर कर पाता है, और रेटिना एक प्रकार का पर्दा होता है जिसके चलते हमको किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। सभी के कार्य मैंने बता दिया, एक बार पढ़ भी लो। पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करता है। कार्निया आंख का अगला भाग है, यह प्रकाश को आंख में प्रवेश करने की अनुमति देता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और रेटिना आंख की स्क्रीन की तरह यह वस्तु का क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जिसको हमारा मस्तिष्क सीधा करके दिखाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे उष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? बायल का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, चार्ल्स का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, इसको उष्मागतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है, जो ये कहती है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। तो इसको उष्मागतिकी का पहला नियम भी कहते हैं, इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक तरल पदार्थ पर दाब लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में प्रेषित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? हुक का नियम, बर्नौली का प्रमेय या नियम, एवोगैड्रो का नियम, पास्कल का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या है? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम ये कहता है कि जब किसी बंद पात्र वाले द्रव में कोई भी आपका दाब लगाया जाता है, तो वो दाब पूरे द्रव में सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित हो जाता है। और इसी के द्वारा कौन सा आपका सिस्टम यूज होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम। वर्तमान में जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम यूज में लाए जाते हैं, वो किसके सिद्धांत पर आधारित हैं? वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी हैं? ए गामा, बी रेडियो, सी पराबैंगनी, डी माइक्रोवेव। ठीक है। तो इस ऑप्शन के आधार पर सबसे ज्यादा उच्चतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होंगी आपकी गामा तरंगें। मेनली गामा और रेडियो को आप विशेष रूप से याद रखो। क्या याद रखना है? कि जो आपकी गामा तरंगें होती हैं, उनकी आवृत्ति और ऊर्जा अधिक होती है, लेकिन उनका तरंग दैर्घ्य जो है कम होता है।
जबकि जो रेडियो तरंगे होती हैं उनकी आवृत्ति और ऊर्जा कम होती है और रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य लंबा होता है। इसीलिए लंबी दूरी तक प्रसारण करने के लिए किस वेव्स का यूज करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। अरे रेडियो जो पहले जमाने में सुनते थे वो रेडियो वेव्स के थ्रू ही काम करते थे, इसीलिए उसका नाम तो रेडियो पड़ा। उसका नाम रेडियो वेव्स के चलते पड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, जड़त्व किसके समानुपातिक होता है? ए द्रव्यमान, बी वजन, सी लंबाई, डी ऊंचाई। है ना, न्यूटन की गति के 3 नियम में पहला नियम बोलता है जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, और सीधा सीधा जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पे। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसमें जड़त्व गुण उतना ज्यादा होगा, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व भी कम होते जाएगा। तो सीधा सीधा जड़त्व समानुपातिक संबंध होता है किसके साथ? मास के साथ, द्रव्यमान के साथ। तो 33 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? द्रव्यमान बटे त्वरण, बल बटे क्षेत्रफल, द्रव्यमान गुणित त्वरण, बल गुणित क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, प्रेशर बराबर F अपॉन A, है ना। यदि हम बल का मान बढ़ाते हैं तो दाब का मान बढ़ जाता है, लेकिन यदि हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो दाब का मान घट जाता है। इसका मैं एग्जांपल जैसे बताता हूँ, जैसे दलदल में कोई फंसा हुआ व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को जितना चौड़ा करेगा, अपना सरफेस एरिया जितना बढ़ाएगा, दाब उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो कील वगैरह होते हैं उसके सिरे नुकीले क्यों बनाए जाते हैं? नुकीले इसलिए बनाए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल कम से कम रखा जाए। क्षेत्रफल जब कम से कम रखा जाएगा तो दाब जो है वो आपका अधिक से अधिक लगेगा। तो दाब का फॉर्मूला होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? चमगादड़, बिल्ली, बाज, कुत्ता। तो ये तो बड़ा इजी है, आप सभी को पता है कि चमगादड़ जो होता है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो अपने शरीर से निकालता है, जो सामने वाले जीव या फिर कोई भी प्रतिरोध से टकरा करके वापस लौटती है और चमगादड़ को एक वर्चुअल इमेज प्राप्त हो जाता है। याद रखना, चमगादड़ जो है वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज का अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है। 20 से 100 किलो हर्ट्ज का अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है कौन? आपका चमगादड़, है ना। ऑडिबल वेव्स क्या होता है, इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है ना। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के जो वेव्स होते हैं उसको मानव का कान अनुभव कर सकता है, उससे कम या नीचे को अनुभव नहीं कर सकता। ये सभी मैं आपको पढ़ाता हूँ थ्योरी वाले क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर का पहला नियम और खाली स्थान के रूप में जो है और किस नाम से जाना जाता है उसका नियम? ठीक है, तो जो केपलर का नियम है उसको एलिप्स का नियम, है ना, या दीर्घवृत्ताकार नियम या अंडाकार नियम, किसी भी नाम से बोल सकते हो। ठीक है, तो केपलर का पहला नियम जो है उसको एलिप्स का नियम भी जो है वो आपका कहा जाता है, जो पृथ्वी, सूर्य और ग्रहों की स्थिति के बारे में जो है वो आपका दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। सदिश और अदिश के बारे में जब भी क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना, आंसर बाद में देखना। मतलब निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, मतलब ये क्या पूछ रहा है? कौन सा अदिश है ये पूछ रहा है। कंफ्यूज करने के लिए बड़ा उल्टा पुल्टा लिखता है। कार्य, वेग, त्वरण, बल, है ना। तो कार्य, इसमें देखोगे वेग सदिश है, बल सदिश है, त्वरण सदिश है, कार्य ये एक अदिश राशि है। तो ये आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, है ना। सदिश अदिश याद करने का एक कोड रहता है, तरीका रहता है ना। अगले किसी सेशन में उसको मैं बता दूंगा, हालांकि मैं पढ़ाता हूँ उसको डिटेल से। अगला क्वेश्चन, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक किन्हें माना जाता है? सीवी रमन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे अब्दुल कलाम। है ना, सभी कुछ न कुछ वैज्ञानिक हैं, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है।
जब बात आए परमाणु कार्यक्रम का तो आपको नाम लेना है होमी जहांगीर भाभा का। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं कौन? आपके होमी जहांगीर भाभा। याद रखना इनका नाम, होमी जहांगीर भाभा का। ये एक भारतीय परमाणु भौतिक वैज्ञानिक थे और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक नॉटिकल मील खाली स्थान के बराबर होता है। समुद्र में दूरी मापने की जो इकाई होती है वो होती है नॉटिकल मील्स। खास करके जो समुद्री जहाज होते हैं वे नॉटिकल मील्स का ही जो है वो आपका प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील जो है 1852 मीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जे जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में खाली स्थान की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। ए प्रोटॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी पॉजिट्रॉन। ठीक है, एक फॉर्मूला, एक कोड आप याद रखना। ईंट पर नाचे या ईंट पग नाचे कहा जाता है। इसमें ई से होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और ट से होता है थॉमसन। मतलब जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की है? इलेक्ट्रॉन की खोज की है। उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। पर में प से होता है प्रोटॉन और र से होता है रदरफोर्ड, है ना। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। कई जगह यहाँ रदरफोर्ड के जगह गोल्ड स्टीन का नाम भी आता है। दोनों में बता दे रहा हूँ, गोल्ड स्टीन का नाम भी आता है, रदरफोर्ड का नाम भी आता है। नाचे, न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? आपका चैडविक ने की। बच गया पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन किसने खोजा है बताओ? पॉजिट्रॉन की खोज की है कार्ल एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज की है कार्ल एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज मैंने बताया थॉमसन ने, है ना। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने या गोल्डस्टीन का नाम भी आता है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। और पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? कार्ल एंडरसन ने। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है? केवल धातु की बात की जा रही है यहाँ पे। कॉपर, कैल्शियम, आयरन, जिंक। इसमें सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील, सबसे अधिक रिएक्टिव कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक रिएक्टिव है बेटा आपका कैल्शियम। मैं आपको एक चार्ट बता देता हूँ, वो चार्ट आप पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन में फ्री कंटेंट वाले फोल्डर में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देखना, उस चार्ट को, वहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, ये देखो, मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव में आप देखना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिलेंगे। लीस्ट रिएक्टिव में प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मिलेंगे। ठीक है, इस चार्ट को जरूर से आप देखना। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। धातु ऑक्साइड स्वभाव में खाली स्थान होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, जैविक, उदासीन। ठीक है, धातु ऑक्साइड स्वभाव में क्या होते हैं? अधिकांशतः जो आपके धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड होते हैं बेटा, वो स्वभाव में क्षारीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड हमेशा स्वभाव में क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। जबकि अगर आपको अधात्विक ऑक्साइड पूछेगा, अधात्विक जो आपका ऑक्साइड होता है, ये स्वभाव में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देकर के आपको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे देखो, आपका उदाहरण के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है, MgO2, है ना। जब इसमें पानी मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, तो ये क्या बना लेगा? MgOH2, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि एक क्या है? आपका क्षार है। जबकि अधात्विक ऑक्साइड में आप H2O मिलाओगे तो अम्ल बन जाता है। तो अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय नेचर के होंगे, और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा क्षारीय नेचर के या एल्केलाइन नेचर के होंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस धातु के एक अयस्क का नाम गैलेना है? निकल, तांबा, लोहा, सीसा, है ना। सीसा जिसको लेड भी कहा जाता है, पीबी से इंडिकेट करते हैं, है ना। इसी के अयस्क को क्या कहा जाता है? आपका गैलेना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। श्रृंखलन का गुण खाली स्थान में प्रबल होता है। सल्फर, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन।
तो श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा कार्बन में। इसीलिए प्रकृति में जो है, एक मिनट, कार्बन जो इसका राइट आंसर होगा। श्रृंखलन का गुण सबसे ज्यादा कार्बन में होता है, श्रेणीकरण सबसे ज्यादा कार्बन करती है, इसीलिए प्रकृति में कार्बन के यौगिक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? यटरबियम, लुटेटियम, क्यूरियम, एर्बियम। ठीक है। एक्टेनाइड जो है, एक्टिनियम 89 से लेकर के आप देखना 103 तक का जो आपका परमाणु क्रमांक है आवर्त सारणी में नीचे की ओर, इस प्रकार से एक्टिनाइड श्रृंखला जो है वो आपका रहती है ना। एक्टिनाइड को आप विशेष रूप से याद रखना आवर्त सारणी में। अगले किसी क्वेश्चन में मैं आवर्त सारणी ही आपको दिखा दूंगा, या फिर इसी में होगा आवर्त सारणी। एक सेकंड। ठीक है, ये देखिए, है ना, आपको हो सकता है क्लियर ना दिखे। यहाँ पे देखो एक्टिनाइड सीरीज है ना। ये एक्टिनाइड 89 से चालू होता है, 90, 91 ऐसा करते हुए 103 तक जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, टोटल 15 तत्व होते हैं जो एक्टेनॉइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्टेनॉइड है ये आपका पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूरियम। इसका सही आंसर जाएगा आपका सी, है ना, क्यूरियम। सी एम से इंडिकेट करते हैं, ये एक्टेनाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह नियम किसने दिया है? हेनरी का नियम, बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, न्यूटन का नियम। तो ये नियम है आपका हेनरी का नियम, जो ये कहता है कि आपका किसी नियत ताप पर एक तरल में घुलित गैस की मात्रा तरल के ऊपर उसके आंशिक दबाव के समानुपाती होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो भाई, जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान समान होता है उसको संभारिक कहते हैं। जबकि जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है उसको समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप। समस्थानिक मतलब आइसोटोप, संभारिक मतलब आइसोबार। ठीक है, समान भार है तो आइसोबार, संभारिक। समान परमाणु क्रमांक है तो आइसोटोप्स या समस्थानिक। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला, सभी का डिटेल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? ए सल्फर, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी सिलिकॉन। ठीक है, तो ये जो क्लोरीन है और एक और याद रखना तत्व ब्रोमीन, ये दोनों सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन परत को, क्लोरीन और ब्रोमीन, है ना। क्लोरीन से ही जो है आपका CFC बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी बहुत नुकसान पहुंचाता है ना। तो इस चीज को याद रखना आप। ठीक है। अगला, विलियम क्रुक एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने खाली स्थान तत्व की खोज की और उसे नाम दिया। तो विलियम कुक ने बेटा खोज की थी थैलियम का। विलियम कुक ने किस तत्व को खोजा था? थैलियम। बाकी को किसने खोजा है? प्लूटोनियम, जर्मेनियम, बेरिलियम को, उसको भी आप देख लो। ठीक है, तो विलियम कुक ने थैलियम तत्व खोजा था और रेडियोमीटर का आविष्कार किया था। प्लूटोनियम, प्लूटोनियम ये पूछता है, प्लूटोनियम की खोज एनरिको फर्मी ने की। परमाणु बम का वास्तुकार कहते हैं एनरिको फर्मी को, प्लूटोनियम की खोज की है उन्होंने। जर्मेनियम की खोज क्लेमेंस विंकलर ने की है। जर्मेनियम की खोज किसने की है? क्लेमेंस विंकलर ने। बेरिलियम की खोज लुई निकोलस ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गैस उसकी ठोस अवस्था में सूखी बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? ड्राई आइस भी कहते हैं उसको। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ड्राई आइस किससे बनता है? CO2 से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। एक कूलिंग एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। जो अग्निशामक यंत्र होता है उसमें भी इस ड्राई आइस अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं।
तो राइट आंसर जाएगा आपका बी। इस प्रकार 50 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको कम से कम 150 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराए हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अंतिम में मैं आपको फिर ये चीज बताना चाहूंगा कि प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य आदि सभी का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है मात्र 990 रुपए में। आप एप्लीकेशन से उसको ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ ही साथ ये एमसीक्यू सीरीज तो यूट्यूब पर चलती ही रहेगी। इसका पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन के फ्री कंटेंट सेक्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद। थैंक यू।